हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमें सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज आप सभी जानते हैं, एक भाषा। ठीक है, यानी लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। भाषा की हमें क्यों आवश्यकता है? यदि हमें किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करना है, यानी हमें किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, यानी बातचीत करनी है, तो बातचीत करने के लिए हमें एक कॉमन भाषा की आवश्यकता है। कॉमन से अर्थ ये है दोनों व्यक्तियों को जो आपस में बातचीत कर रहे हैं एक जैसी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ, यदि मुझे दूसरे पर्सन से बात करनी है तो बहुत जरूरी है कि दूसरे पर्सन को भी हिंदी आनी चाहिए, तभी मैं अपनी बात दूसरे पर्सन से कर पाऊंगी। इसी प्रकार कंप्यूटर से भी हमें कार्य करवाना होता है। जो अब हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें बेसिकली हम प्रोग्राम का डेवलपमेंट करेंगे। प्रोग्राम डेवलपमेंट का सीधा सा अर्थ यही होता है कि कंप्यूटर को कुछ निर्देश देना जिसको कंप्यूटर फॉलो करे और फॉलो करके हमारे दिए हुए कार्य को परफॉर्म करे। यानी हम अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, यानी हमारे दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए एक कार्य को परफॉर्म करेगा। यानी हमको एक प्रोग्राम का आउटपुट देगा, या कह लीजिए कि हमको एक सॉफ्टवेयर बनाकर देगा। कौन? कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम कंप्यूटर को निर्देश दें। अब कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए आवश्यकता है हमें कंप्यूटर लैंग्वेज जानना, यानी हमें कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर की भाषा के ज्ञान से ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ओके, सो कंप्यूटर की जो भाषा है, यानी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए जानते हैं क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पे लिखा है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स डेवलपर्स टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। यही सेम चीज हमने हिंदी में लिखी है। प्रोग्रामिंग भाषा एक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है? प्रोग्रामिंग भाषा यानी कंप्यूटर की भाषा। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। फिर हमने लिखा है जिसका उपयोग प्रोग्रामर यानी डेवलपर द्वारा कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। और कौन करता है कम्युनिकेट? प्रोग्रामर या डेवलपर। ओके, सो कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग प्रोग्रामर या डेवलपर के द्वारा कंप्यूटर से संचार करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। जैसे हमारे इंडिया में भी कई प्रकार की लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है। इसी प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कई सारी है, अथाह है। ठीक है, तो हमने उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इसी को हमने हिंदी में भी लिखा है, प्रोग्रामिंग भाषा मुख्य रूप से डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है। ओके, तो हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, बेसिकली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस है हम किसी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को निर्माण करें। ठीक है, क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर को निर्माण करने के लिए ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। तो किसी सॉफ्टवेयर को निर्माण करने के लिए या किसी एप्लीकेशन को निर्माण करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी डेस्कटॉप पे चलने वाले सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, या हम किसी वेबसाइट को बना सकते हैं, या फिर हम किसी मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मोबाइल में चलने वाला यूट्यूब या व्हाट्सएप ले लीजिए। व्हाट्सएप या यूट्यूब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो 3 प्रकार की होती है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। आइए जानते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है।
तो हमने यहाँ पे लिखा है मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिंदी में हमने लिखा है मशीनी भाषा एक प्रकार का निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए, जो आपने प्रोग्राम का क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इनके एक और नाम है। मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे बताया है जो मशीन लैंग्वेज है वो किसका टाइप है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप है। फिर हमने लिखा है इट इज आल्सो कॉल्ड अ मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। देखिए, जो मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उस प्रोग्राम को हम मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं। ओके, या यूं कह सकते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्रामिंग कोड मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है इट डज नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द प्रोग्राम बिकॉज कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। इस लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं, दो भागों में पढ़ते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द प्रोग्राम। जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज है इसमें प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, देखिए बेसिकली आपने जो 3 प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पे देखी ना, इसमें से जो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। क्योंकि जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्ट ही समझ लेता है। तो जब डायरेक्ट ही समझ लेता है तो किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। इसको सीधे से आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई 2 पर्सन बात कर रहे हैं, एक को हिंदी भाषा आती है और एक को मराठी भाषा आती है। ठीक है, अब हिंदी भाषा वाला मराठी लैंग्वेज वाले से कैसे बात करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती, मराठी नहीं आती, और वो बात करेगा भी तो मराठी लैंग्वेज वाला कैसे समझेगा हिंदी भाषा की बातें, क्योंकि मराठी लैंग्वेज वाले व्यक्ति को मराठी आती है लेकिन हिंदी लैंग्वेज नहीं आती। तब इस बात के सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इस बात का एक ही सॉल्यूशन होता है कि थर्ड पर्सन की आवश्यकता रहेगी जिसको मराठी भी आती हो और हिंदी भी आती हो। तो वो व्यक्ति क्या कर लेगा, ट्रांसलेट करके बता देगा एक दूसरे को। ठीक है, तो अभी जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है यानी ट्रांसलेट करने वाला जो व्यक्ति, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दोनों पर्सन जो आपस में बात करना चाहते हैं वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, इसलिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब इसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में देखते हैं तो जो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज का जो कोड है वो पूरा के पूरा मशीन की भाषा में ही लिखा जाता है, यानी हमारी नॉर्मल लैंग्वेज इसमें यूज में नहीं आती। ओके, सो जब मशीन की भाषा में पूरा कोड लिखा जाएगा तो किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? ओके, तो सारा के सारा कोड मशीन की भाषा में ही लिखा जाता था तो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली ही समझ लेता था, इसलिए किसी प्रकार की ट्रांसलेटर की इसमें आवश्यकता नहीं रहती थी। ओके, लेकिन जो आप 2 लैंग्वेज और पढ़ोगे, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता रहेगी क्योंकि इसमें कार्य मशीन की भाषा में नहीं होगा। ठीक है, अब वो आप आने वाली स्लाइड्स में देखोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें समझते चले जाओगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज है इसमें किसी प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं रहती थी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोड का एग्जाम्पल लिखा है, यानी हमने मशीन लेवल लैंग्वेज में किस प्रकार कोड किया जाता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोड लिखा है 04 स्पेस 80। अब इस कोड का मतलब क्या है? इस कोड का ये मतलब है कि देखिए बेसिकली जो कंप्यूटर है उसके अंदर मेमोरी होती है और इसी मेमोरी में डाटा को स्टोर कराया जाता है और डाटा को स्टोर कराने के बाद डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और एक आउटपुट जनरेट करवाया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मेमोरी होती है कंप्यूटर की, इसमें क्या होता है, इस तरीके से सेल बने होते हैं और इन सेल के अपने अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे कि हमारे कॉलोनी में घर बने होते हैं, घर में क्या होता है, प्रत्येक घर के अपने सेपरेट नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर की एक यूनिक पहचान होती है, इसी प्रकार ये जान लीजिए जो आपकी मेमोरी है कंप्यूटर की, इसमें भी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होते हैं। जैसे किसी का मेमोरी लोकेशन 80 है, किसी का
100 है, किसी का 200 है, किसी का 300 है, जो भी हो XYZ है ना, ये तो मैंने नॉर्मल नंबर बता दिए। इस तरीके से मेमोरी के अपने एड्रेस होते हैं या मेमोरी के अपने नंबर होते हैं और यूनिक होते हैं, पर्टिकुलर नंबर होते हैं प्रत्येक सेल के। अब ये जो नंबर लिखे होते हैं ना 80, 100, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखे होते हैं। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है आप पूछेंगे, तो हेक्साडेसिमल को पढ़ने के लिए अभी टाइम है, हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो इतना जान लीजिए कि हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं और हेक्साडेसिमल के नंबर के फॉर्म में ही मेमोरी सेल के एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने कोड लिखा है इसका मतलब है 4 को 80 नंबर पर जाके इम्प्लीमेंट करो। यानी जब आप इस तरीके का कोड लिखते हैं तो कंप्यूटर की 80 नंबर वाली जो मेमोरी है, जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखी गई है, इस मेमोरी के अंदर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके की कोडिंग यदि आप एज्यूम करें तो कितनी कठिन हो जाएगी। इसके लिए आपको जितनी भी मेमोरी लोकेशन है सबके सेल के एड्रेस पता होना चाहिए। फिर सबके सेल के एड्रेस के अंदर आप पर्टिकुलर किसी ना किसी नंबर को स्टोर करा रहे हो तो कितनी दिक्कत हो रही है। लेकिन इस कोड को कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझ रहा है, क्योंकि ये जो भाषा है ना ये बेसिकली कंप्यूटर की भाषा है। जब आप कंप्यूटर से कंप्यूटर की भाषा में काम कर रहे हो तो किसी प्रकार की इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये जो कोड है ना, ये जो लिखा हुआ है 0480, बेसिकली इस कोड को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सेकेंड लाइन में, इट इज आल्सो कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। ठीक है, ये जो कोड लिखा हुआ है हमने इसको हम मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी कोड है, ये कोड करने का जो स्टाइल है यानी जो लैंग्वेज यूज हो रही है, इसको हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हमने फर्स्ट लाइन में बताया है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मशीन लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्टर देन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिंदी में हमने लिखा है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की तुलना में कार्यक्रमों का निष्पादन तेजी से होता है। देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेज में जो हम कार्य करते हैं वो कार्य काफी तेजी से होता है, तो किसकी तुलना में, हाई लेवल लैंग्वेज यानी जो हम आज की तारीख में यूज करते हैं ना जिस लैंग्वेज का, उसकी तुलना में मशीन लेवल लैंग्वेज का जो कार्य है यानी उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो बहुत फास्ट होता है। कारण क्या है इसका, कारण यही है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है उसमें किसी प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं तो ट्रांसलेट होने में जो टाइम लग रहा है वो बच रहा है ना। जैसे अभी उदाहरण मैंने बताया हिंदी और मराठी का, तो बीच में यदि आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर आते हैं तो वो टाइम तो लेगा ना। वो पहले हिंदी को सुनेगा, फिर उसको मराठी में कन्वर्ट करके नेक्स्ट पर्सन को बताएगा, फिर नेक्स्ट पर्सन की मराठी की बात कन्वर्ट करेगा, फिर हिंदी भाषा को बताएगा। ठीक है, तो जो बीच में ट्रांसलेटर थर्ड पर्सन है उसके होने से टाइम कितना लग रहा है, और इसके बदले यदि दोनों पर्सन हिंदी भाषी या दोनों पर्सन मराठी भाषी होते तो टाइम हमारा बच जाता है ट्रांसलेट होने का। इसी प्रकार मशीन लेवल लैंग्वेज में जब हम काम करते थे यानी प्रोग्रामर जो कोड करता था वो मशीन की भाषा में करता था, तो जब मशीन की भाषा में कर रहा है तो किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। तो जब किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं तो जो कोड है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। देखिए सेम लाइन है जो अभी हमने पढ़ी, बेसिकली जो अभी हमने एडवांटेज पढ़ा कि इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट है। तो लाइन एक ही है और इसी लाइन को हमने दो भागों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली लाइन में हमने बता दिया कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो हाई लेवल लैंग्वेज की तुलना में फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती जो कि कोड को क्या करे, ट्रांसलेट करे। हमने लिखा है दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर स्वतः ही जो कोडिंग है उसको समझ जाता है यानी डायरेक्टली ही समझ जाता है। अब देखिए हिंदी में भी हमने यही चीज लिखी हुई है, कोड का अनुवाद करने के लिए किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है यानी सीधे कंप्यूटर द्वारा इसको समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की कि मशीन लैंग्वेज का क्या क्या डिसएडवांटेज है। हमने यहाँ पे लिखा है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू राइट द कोड फॉर द सेम। हिंदी में हमने सेम चीज लिखी हुई है, आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगी। कोड लिखने में बहुत समय और मेहनत लगती है।
सीधी सी बात है, जो मशीन लैंग्वेज है इसमें कोड लिखने में मेहनत भी ज़्यादा होती है और समय भी ज़्यादा लगता है। फिर हमने लिखा है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हिंदी में हमने लिखा हुआ है बिल्कुल सरल भाषा में, या बहुत जटिल और समझने में कठिन है। सीधे से समझ में आ रहा है, जो मशीन भाषा है इसको समझना, इसको लिखना काफ़ी कठिन होता है। नेक्स्ट, द सिंटैक्स इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर। यहाँ पे सिंटैक्स क्या चीज़ है? देखिए, जैसे कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हम जब हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो इसमें कुछ नियम कानून लग रहे हैं, है ना, यानी एक व्याकरण फॉलो हो रही है प्रॉपर। यदि हम हिंदी भाषा लिख रहे हैं उसमें भी कुछ नियम कानून लग रहे हैं, जैसे कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं। यानी व्याकरण के द्वारा ये जो हिंदी या इंग्लिश लिखने के जो नियम बनाए हुए हैं, ऐसे ही नियम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के भी बनाए हुए हैं। ठीक, तो प्रोग्रामिंग लिखने के जो नियम है उनका पालन करते हुए जो प्रोग्राम का कोड लिखा जाता है वही कहलाता है उसका सिंटैक्स। यानी आप कह सकते हैं प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है वो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है तो सिंटैक्स इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, यानी प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है, जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है उसको याद करना काफ़ी कठिन होता था। कब? मशीन लेवल लैंग्वेज के टाइम पर। हिंदी में हमने लिखा हुआ बड़े आसान शब्दों में, वाक्य रचना याद रखना मुश्किल है। नेक्स्ट आता है इट हैज़ अ लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सेम चीज हमने हिंदी में लिखी हुई है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझने में सरलता हो। इसमें विभिन्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बीच प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी की कमी है। सबसे पहले जानिए पोर्टेबिलिटी का अर्थ क्या होता है। पोर्टेबिलिटी का अर्थ होता है किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी इसको आप आसानी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो एक पोर्टेबल नहीं है, उसको आप आसानी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। उसके लिए आपको ऐसी जगह की आवश्यकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो, है ना, जिसमें उसके प्लग लग सके। लेकिन लैपटॉप में ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं, आप चार्ज करो कहीं भी उठा के ले जाओ। मोबाइल फोन है, ये भी एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हो। तो यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज के पोर्टेबिलिटी से क्या मतलब है? देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो पूरी तरीके से कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है। सपोज आपके पास 4 कंप्यूटर हैं और चारों में से 2 के इंटरनल आर्किटेक्चर अलग टाइप के और 2 के इंटरनल आर्किटेक्चर अलग टाइप के, है ना। ये मान लीजिए कि एक इंटरनल आर्किटेक्चर ए टाइप का है, एक दूसरा इंटरनल आर्किटेक्चर बी टाइप का है। तो अगर आपने मशीन कोड किसी ए टाइप के इंटरनल आर्किटेक्चर पे, यानी ए टाइप के कंप्यूटर पर लिखा हुआ है, तो वो कोड आपका बी टाइप के कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि आजकल होता है ना, आपके पास डिफरेंट कंपनियों के कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, कोई डेल का होता है, कोई एचपी का होता है। आप डेल वाले कंप्यूटर में से मूवी ले लो पेन ड्राइव के द्वारा और अपने एचपी वाले कंप्यूटर में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टेबिलिटी है। लेकिन उस टाइम पे पोर्टेबिलिटी नहीं थी, यानी एक आर्किटेक्चर पे लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे वर्क नहीं करेगा, यानी पोर्टेबिलिटी की कमी थी। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। आइए जानते हैं इसके बारे में। हमने लिखा है असेंबली लैंग्वेज एनहेंस्ड बाय मशीन लैंग्वेज फीचर्स एंड यूजेस नेमोनिक कोड। देखिए, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये बेसिकली मशीन भाषा का इस्तेमाल करके ही बनी हुई है। ठीक है, यानी असेंबली लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज के ही फीचर्स आए हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कुछ एडवांस चीज़ें भी आ गई। क्या चीज़ आई एडवांस? तो इसमें आए नेमोनिक कोड। ठीक है, यानी मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज बनी, और जब असेंबली लैंग्वेज बनी तो इसमें कुछ एडवांस फीचर आए और उन एडवांस फीचर को हमने बोला नेमोनिक कोड। देखिए, हिंदी में भी हमने लिखा हुआ है, हमने लिखा है असेंबली भाषा को मशीन भाषा द्वारा उन्नत किया गया है और इसमें निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया है। अब ये निमोनिक कोड क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ये प्रोग्राम कंप्यूटर की भाषा में बना हुआ है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में बना हुआ है। अब इस प्रोग्राम को याद करना, समझना तो बहुत कठिन है।
ठीक है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। इसमें जो एडिशन के लिए कोड लिखा गया है ना, A+B, इस कोड को लिखने के लिए बेसिकली आपको ये नंबर इस तरीके से टाइप करना होगा, यानी इस तरीके के नंबर कंप्यूटर को देना होगा। तो इस तरीके के नंबर के द्वारा ही कंप्यूटर समझ पाता था या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम समझ पाते थे कि एडिशन करना है। कितना कठिन हुआ काम करना। लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ा तो मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज आ गई। ठीक है, अब ये भी 2 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम है और ये भी 2 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमको ऐसा दिख रहा है ना, ऐड, स्टोर, लोड। समझ में आ रहा है कि भाई हमको कोई नंबर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कराना है, कोई नंबर है उसको ऐड करना है, कोई नंबर है उसको हमें क्या करना है, स्टोर करवाना है। तो ये जो आपको लोड, ऐड, स्टोर दिख रहा है ना, यही कहलाता है नेमोनिक कोड। अब ये जो लोड, ऐड, स्टोर है, जब इसको हम मशीन की भाषा में लिख रहे थे तब हमको बाकायदा लोड, ऐड, स्टोर ये भी 0-1 की भाषा में ही बताने पड़ रहे थे। ठीक है, तो हालांकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अभी बहुत अच्छे से दिमाग में नहीं बैठेगी और मैं इसको बहुत अच्छे से समझा भी नहीं रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, परिचय बता रही हूँ कि इस तरीके से प्रोग्रामिंग लिखी जाती थी। क्योंकि यदि आप मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पढ़ने बैठ गए तो आपका पूरा साल यहीं खर्च हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन जान लीजिए, जो चीज़ बता रही हूँ उसका एक रूप समझ लीजिए। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में ऐड, लोड, स्टोर इन सबको लिखने के लिए भी क्या इस तरीके के कोड लिखने पड़ते थे 0-1 की भाषा में। तो कितना कठिन काम था। लेकिन मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज बन गई और फिर इस टाइम पे क्या हुआ, हमारे पास नेमोनिक कोड आ गए जिससे हमारा कार्य थोड़ा सरल हो गया। ठीक है, अब नेमोनिक कोड क्या है तो आप समझ गए, लोड, ऐड, स्टोर इस तरीके की जो कमांड्स आई इसी को हम बोल रहे हैं नेमोनिक कोड। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा इट इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। हिंदी में भी हमने लिखा है यह मशीनी भाषा की तुलना में तेज है। ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज की भाषा में तेज होती है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है इट यूजेस असेंबलर टू कन्वर्ट प्रोग्राम कोड इनटू बाइनरी कोड। ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें असेंबलर का यूज होता था जो असेंबली प्रोग्राम के कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। सीधी सी चीज़ें यहाँ पे वही एग्जांपल है कि हम बात कर रहे थे 2 पर्सन की, एक को हिंदी आती है और एक को मराठी आती है। ठीक है, अब हिंदी वाला मराठी से कैसे बात करेगा और मराठी वाला हिंदी से कैसे बात करेगा, तो एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता रहेगी। अब जो असेंबली लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर नहीं समझता लेकिन प्रोग्रामर समझता है। ठीक है, तो अब कोई ना कोई ट्रांसलेटर की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि प्रोग्रामर ने तो प्रोग्राम अपनी असेंबली भाषा में लिखा है जिसको वो समझता है, लेकिन उसको कंप्यूटर नहीं समझता। तो भाई एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी जो यूजर के प्रोग्राम को, यानी यूजर द्वारा लिखे हुए असेंबली प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर सके। तो वो ट्रांसलेटर आपका कहलाता है असेंबलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कोड, लोड, ऐड, स्टोर, ये प्रोग्रामर तो समझ पा रहा है लेकिन कंप्यूटर तो अब भी वैसा के वैसे ही है, वो 0 और 1 ही समझता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का यूज होता था जिसको हम बोलते थे असेंबलर। ठीक है, अब असेंबलर क्या करेगा, ये जो कोड लिखा हुआ है ना इस पूरे कोड को इस मशीन की भाषा में इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा ताकि इसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके। ओके, सो आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि जो असेंबली लैंग्वेज है ये असेंबलर सॉफ्टवेयर का यूज करता था जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता था। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के हम यहाँ पे एडवांटेज देख लेते हैं। तो हमने लिखा है इट इज़ लिटिल फास्टर देन मशीन लैंग्वेज। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी तेज होती है, यानी फास्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है वेरिएबल आर डायरेक्टली डिक्लेयर इन रजिस्टर्स। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है इसमें वेरिएबल सीधे के सीधे रजिस्टर में डिक्लेयर हो जाते हैं। वेरिएबल से अर्थ यहाँ पर है डेटा, यानी जो डेटा है वो सीधे सीधे हम रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। अब इसको भी मैं एक उदाहरण के द्वारा ही आपको समझाती हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना इस चीज़ को, जितना मैं समझा रही हूँ उतना थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में रजिस्टर्स होते हैं और उन रजिस्टर्स के अंदर ही क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे 2 दिया तो 2 किसी रजिस्टर में स्टोर होगा,
ठीक है, और इस रजिस्टर का नाम सपोज क्या हो सकता है, R1। हर प्रत्येक जितने भी रजिस्टर होंगे ना उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कोई दूसरा नंबर हमको ऐड करना है, तो ये R2 नाम का रजिस्टर है और इसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर किया गया, सपोज 3। तो रजिस्टर्स के अंदर सपोज हमने 2 वैल्यू स्टोर की हुई है, एक 2 और एक 3। तो जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हमें रजिस्टर्स के अंदर इस तरीके से वैल्यू को स्टोर करना होता है। ठीक है, तो जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम उसमें वैल्यू को स्टोर कराने के लिए इस तरीके से कोड लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना, कॉपी वैल्यू 2H इन अ रजिस्टर ए। ये तो सिर्फ हमने लिखा है हमें समझने के लिए। इसका ये अर्थ है कि जो 2H वैल्यू है उसको हमने रजिस्टर ए के अंदर स्टोर करवाने के लिए ये कोड लिखा हुआ है। तब इस तरीके से कोड को याद रखना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि हम असेंबली लैंग्वेज में आते हैं तो हमने लिखा है लोड $137 इन R1, यानी हमने बोला है कि R1 नाम के रजिस्टर के अंदर तुम क्या कर दो, 137 जो नंबर है, $137 का जो नंबर है यानी हेक्साडेसिमल फॉर्म 137 नंबर का जो नंबर है उसको क्या कर दो, R1 में आप स्टोर कर दो। तो हम सीधे सीधे R1 में स्टोर करा रहे हैं ना, और यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ रहा है, मशीन का कोड लिखना पड़ रहा है। तो काम काफ़ी कठिन है। ओके, तो ठीक है, आपको आई होप ये बात अच्छे समझ में आई होगी कि मशीन कोड में रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर कराने के लिए आपको प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा, मशीन की भाषा में कोड लिखना पड़ेगा। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, सीधे रजिस्टर का नाम लिखिए और ऑटोमेटिक उस रजिस्टर पे वैल्यू पहुंच जाती थी। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज था हमारा असेंबली लैंग्वेज का। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। पहला डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। सही बात है, आपने अभी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम देख लिया। ये मशीन लैंग्वेज की तुलना में तो सरल था, लेकिन फिर भी इतना सरल नहीं था कि आप आसानी से इसको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट कर दो, है ना। इम्प्लीमेंट करना कठिन होता था इसे कंप्यूटर पे। ठीक इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है डिफिकल्ट टू रिमेंबर नेमोनिक कोड व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन। अभी तो देखिए आपने जस्ट 3 ही नेमोनिक कोड देखे, इस तरीके के कई सारे नेमोनिक कोड होते थे, तो इतने नेमोनिक कोड को याद रख पाना काफ़ी कठिन होता था। देन टाइम कंज्यूमिंग, असेंबली लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम खर्च होता था। देन मशीन डिपेंडेंट, जो असेंबली लैंग्वेज थी वो भी मशीन डिपेंडेंट होती थी। जैसे हमने मशीन लैंग्वेज देखी ना कि मशीन लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्किटेक्चर के कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं करती थी, ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज भी यदि कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर डिफरेंट है तो उसका कोड एक दूसरे कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं करेगा। यानी ऐसा कंप्यूटर है जिसका आर्किटेक्चर ए टाइप का है, उसमें लिखा हुआ कोड ए टाइप के आर्किटेक्चर के कंप्यूटर को ही सपोर्ट करेगा, वो किसी बी टाइप के आर्किटेक्चर के कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं करेगा। यानी एक मशीन के आर्किटेक्चर पे लिखा हुआ कोड दूसरे टाइप के मशीन के आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकता था। देन आई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हमने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जनरल इंग्लिश लैंग्वेज विच इज वेरी नियर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में हमने लिखा है उच्च स्तरीय भाषा का अर्थ है सामान्य अंग्रेजी भाषा जो मानव समझ के बहुत निकट है। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज के बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जनरल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 2+3, बड़ी आसानी से, है ना। ये हमारी नॉर्मल इंग्लिश में हम लिखते हैं नंबर, ऐसे आप लिख सकते हो। और इस तरीके से 2+3 आप आसानी से कंप्यूटर को लिखकर दे सकते हो प्रोग्रामिंग में, और कंप्यूटर आसानी से उसको कैलकुलेट करके भी आपको दे देगा। ठीक इसी प्रकार कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो आप प्रिंट कमांड दे दीजिए, मीन्स प्रिंट एक फंक्शन आएगा और प्रिंट फंक्शन लिख दीजिए और फिर व्हाटएवर जो भी आप चाहते हो वो आप प्रिंट करवा दीजिए। इसके आगे प्रिंट के आगे आप जो भी लिखेंगे, जैसे आप हेलो लिखेंगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं पे भी आपको यहाँ पे मशीन कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, नेमोनिक कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्रिंट जो कमांड है इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हो, समझ सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये हमारी जनरल नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हो गई, तो हमारे समझने के लिए काफ़ी सरल हो गई। नेक्स्ट हमने लिखा है दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग।
यही हमने हिंदी में लिखा है, इस तरह की भाषा ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रांति ला दी। ओके, तो जब से हाई लेवल लैंग्वेज आई तब से अथाह कंप्यूटर की लैंग्वेज आ गई, यानी कई सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज आई और उन कंप्यूटर की लैंग्वेज से कई सारे सॉफ्टवेयर आए जिन्होंने हमारी आईटी फील्ड में काफी क्रांति ला दी और नए नए प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार करके हमको दे दिए। नेक्स्ट आता है हमारा दिस मेक्स इजी टू राइट प्रोग्रामिंग कोड। इससे प्रोग्रामिंग कोड लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रिंट कमांड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और प्रिंट कमांड के बाद आपको जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट कमांड के बाद लिख दीजिए, तो क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग कोड को लिखना है वो हाई लेवल लैंग्वेज में काफी सरल हो गया। आगे बढ़ते हैं तो हम हाई लेवल लैंग्वेज के यहाँ पे एडवांटेज देख लेते हैं। पहला एडवांटेज, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश इज यूज्ड। हमने हिंदी में लिखा है, उच्च स्तरीय भाषा के प्रयोग के कारण समझने और लागू करने में आसान है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम नॉर्मल अपने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, जिसके कारण हमें इस प्रोग्रामिंग को यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करना और उसको समझना काफी सरल होता है। नेक्स्ट, फास्टर इन कंपैरिजन टू मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन और असेंबली लैंग्वेज की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज फास्ट होती है। देन लेस टाइम कंज्यूमिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज लेस। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कवर किए हैं। एक तो लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसका अर्थ है प्रोग्राम लिखने का जो टाइम है वो काफी कम लगता है, किसकी तुलना में, मशीन और असेंबली लैंग्वेज की तुलना में। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज लेस, यानी हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है उसमें एरर आने के जो चांसेस हैं, यानी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो संभावना एरर आने की, वो काफी कम होती है। फिर आता है पोर्टेबल, नो मोर मशीन डिपेंडेंट। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है ये पोर्टेबल है, ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज, इनमें हमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई ए टाइप का आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है, यानी ए टाइप के आर्किटेक्चर में यदि प्रोग्राम बना है तो वो बी टाइप के आर्किटेक्चर के कंप्यूटर के अंदर जाके सपोर्ट नहीं करेगा, यानी बी टाइप के आर्किटेक्चर में हम ए टाइप के आर्किटेक्चर में बना हुआ प्रोग्राम नहीं चला सकते। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है, आप डिफरेंट कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर भी अपने प्रोग्राम को चला सकते हो। यानी आपने किसी एक मशीन पर प्रोग्राम बनाया, अब उस मशीन को आप अपने पेन ड्राइव में या सीडी जो भी आपके पास अवेलेबल है मेमोरी, उसमें आप स्टोर कर लीजिए और उसमें स्टोर करके आप किसी अन्य कंप्यूटर पे भी उसको चला लीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कंप्यूटर के आर्किटेक्चर किस प्रकार के। ओके, सो ये कैसे होते हैं कोड, पोर्टेबल होते हैं। फिर डिसएडवांटेज आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू मशीन कोड। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को यूजर तो समझता है, जैसे हम 2+3 लिख देंगे, प्रिंट लिख देंगे, हम तो समझ सकते हैं प्रिंट को, लेकिन कंप्यूटर आज भी कुछ नहीं समझता, यानी वो आज भी 0 और 1 ही समझता है, यानी वो मशीन की भाषा ही समझता है, यानी वो बाइनरी नंबर ही समझता है। तो हमने जो 2+3 लिखा सपोज, तो 2+3 को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करना पड़ेगा, है ना। ये सेम वही हो गया कि हिंदी भाषी और मराठी भाषी आपस में बात कर रहे हैं, हिंदी वाले को मराठी नहीं आती, मराठी वाले को हिंदी नहीं आती, तो एक ट्रांसलेटर लेकर आए हम बीच में, है ना, थर्ड पर्सन लेकर आए। अब उसने क्या किया, ट्रांसलेट की दोनों की भाषा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। इसी प्रकार हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमको एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवाते हैं कंप्यूटर में। फिर हमने लिखा है बिग मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू रन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। यदि हमें हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करना है तो कंप्यूटर के अंदर हमको काफ़ी बड़ी मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उन सारे कंपोनेंट्स को मेमोरी के अंदर रन करवाने के लिए हमको उतनी ज़्यादा मेमोरी के अंदर स्पेस की आवश्यकता रहती है। देन हमारा लास्ट आता है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज हमने पढ़ ली है, अब लास्ट लाइन देख लीजिए, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड में हमने लिखा है सोर्स कोड रिफर्स टू हाई लेवल कोड और असेंबली कोड विच इज जनरेटेड बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर। ठीक है, सोर्स कोड कौन सा होता है, देखिए जब हमारी असेंबली लैंग्वेज आई और हाई लेवल लैंग्वेज आई, तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है, जो प्रोग्रामर ने लिखा हुआ है,
वो प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। यानी आप मशीन लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आपकी असेंबली लैंग्वेज का और हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्राम है, जो ह्यूमन लिखता है या प्रोग्रामर लिखता है, उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं। देन आता है ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, हमने लिखा है रिफर्स टू लो लेवल कोड विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। ठीक है, देखिए सोर्स कोड तो ऐसा कोड है जो कि ह्यूमन समझ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड ऐसा कोड है जो सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ सकती है। सो एट फाइनल हमने लिख दिया है यहाँ पे, वी कैन अंडरस्टैंड सोर्स कोड बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड। यानी हम ह्यूमन जो है, यानी जो प्रोग्रामर है, वो सोर्स कोड को समझ सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को नहीं समझ सकता। और इसके विपरीत बात करें तो जो मशीन है यानी जो कंप्यूटर है, वो ऑब्जेक्ट कोड को समझ सकती है लेकिन वो सोर्स कोड को नहीं समझती। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।